बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, आपको जुम्मा मुबारक हो। पहली खबर अफसोसनाक खबर है। ईमान मज़ारी जिन्होंने गिरफ्तारी अवॉइड करने के लिए बहुत कोशिश की, हादी अली चट्टा इन्होंने भी बहुत कोशिश की। ये गरीबों के और कमजोरों के केस लड़ते थे, ये सवाल पूछते थे, ये आवाज उठाते थे, ये ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन के खिलाफ बोलते थे। तो इन दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। वाजिद गिलानी के दफ्तर में ये मौजूद थे। वाजिद गिलानी वो शख्स है जो इमरान खान के नाम के ऊपर इसने वोट लिए और वोट लेने के बाद फिर ये हुकूमत के साथ जाकर मिल गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये जो वाजिद गिलानी साहब हैं, इनके दफ्तर से इनको निकाला गया और ये बार की गाड़ी थी। इन्हें इस बात का जोम था कि जो वकला की या बार की गाड़ी है इसके ऊपर अटैक नहीं होगा और इसमें से नहीं निकाला जाएगा ईमान मज़ारी को या हादी अली चट्टा को। लेकिन फिर पुलिस ने उस गाड़ी को रोका और नकाब पोश आए, उन्होंने शीशे तोड़े, इनको घसीट के बाहर निकाला और निकाल कर ले गए। पता चला कि जो गिरफ्तारी हुई है वो 10 फरवरी 2025 का एक और मुकदमा निकाला गया दहशतगर्दी का, जिसमें इन लोगों ने बहुत ही तशद्दुद किया और बहुत ही मार कुटाई की। पुलिस वालों को बहुत मारा, उनका सामान वायरलेस, उनकी चीजें छीन ली। मुस्तफा नवाज खोकर साहब का भी नाम है इस FIR में, इन लोगों का भी है। बेचारे सीधे सीधे वकील हैं, उनका लिखने पढ़ने का काम है। मार कुटाई तो इनको पता ही नहीं है, बंदूक चलाने का इनको आइडिया ही नहीं है। इनको उठा के डाल देते हैं कभी दहशतगर्दी में, कभी किसी और चीज में। तो जो दहशतगर्दी के असल मुल्जिमान हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। देखिए ना, एक तरफ आप पाकिस्तान के एक बड़े दहशतगर्द को रखें, आप उसको रख लें जिसने APS के ऊपर अटैक किया था। फौज कहती है कि एहसानुल्लाह एहसान था, तो एक एहसानुल्लाह एहसान वो कौन है? दहशतगर्द। एक ईमान मज़ारी वो कौन है? वो भी दहशतगर्द। कैसा मजेदार काम किया है इन्होंने। ये पाकिस्तान की रियासत ने किया कि दहशतगर्दी को ही उठा के ना इस लफ्ज को इतना अंडरमाइन कर दिया और इतना इसका बेड़ा गर्क कर दिया। हर आदमी के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर करके वो दहशतगर्दी का मामला ही खत्म कर दिया। वो फितनतुल खवारिजुल हिंदुस्तान, पता नहीं कौन कौन से नाम निकाले हुए इन्होंने उसको जरा थोड़ा सा उठाने के लिए। तो दहशतगर्दी का मामला तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो दहशतगर्द है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अगर कोई वोट डाल दे गलती से तो वो तो बहुत ही बड़ा दहशतगर्द है। और आजकल पता चल रहा है कि 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र के तमाम लोग दहशतगर्द है। अब जिस तरह ईमान मज़ारी को पकड़ा गया ना, उसमें वाजिद गिलानी ने खुद बताया। उसने बताया कि ईमान मज़ारी को गर्दन से दबोच के नेफे पे हाथ डाल के पकड़ा गया। ये यहां पे शलवार के अंदर जहां नाला होता है ना, यहां से पकड़ लेते हैं कमर से पुलिस वाले। थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको एक केस में बताया था, जब रिक्शा ड्राइवर की बेटियों के सामने उसको पकड़ा था पुलिस ने। तो ये क्या करते हैं कि नेफे से पकड़ लेते हैं, बंदा भाग नहीं सकता। तो ईमान मज़ारी के बारे में बताते हैं कि हट्टा कट्टा बड़ा तगड़ा एक पुलिस वाला एहलकार आया और नकाब उसने पहना हुआ था। उसने ईमान मज़ारी को यहां गर्दन से पकड़ा, ऊपर से दबोच लिया और नेफे से पकड़ के उसने उसको उठा के गाड़ी में फेंका। ये जनाब वाजिद गिलानी ने बताया, जो इस वक्त हुकूमत के साथ हुकूमत का लाडला वकील उनमें से एक है। वो खुद ये बता रहा है कि जनाब ये काम किया गया है। अब वो कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे, इंसानी हकूक की तंजीमें आवाजें उठा रही हैं। और क्योंकि ये ईमान मज़ारी बड़े लंबे अरसे से ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, तो इनके लिए आलमी सतह पे भी आवाज उठेगी और इंसानी हकूक की तंजीमें भी आवाज उठाएंगी। लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप राजी है तो सारा कुछ राजी है। ना अक़वाम मुत्तहिदा इनका कुछ बिगाड़ सकता है, ना आलमी कोई तंजीमें इनका कुछ बिगाड़ सकती हैं, ना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे ह्यूमन राइट्स की जो आलमी इदारे वो इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान में आप ये जो मर्जी करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहे हैं। हाँ, एक ही तरीका है कि अगर पाकिस्तानी खड़े हो जाए, अगर पाकिस्तानी खड़े हो जाए और तगड़े होकर खड़े हो जाए तो फिर इनकी दाल नहीं गलेगी। अदरवाइज अगर पाकिस्तानी भी खड़े नहीं होते और डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ है तो फिर ये जो दिल करेगा पाकिस्तान के अंदर करेंगे। वो आपको नजर भी आ रहा है ना, मारंग बलोच के लिए कितनी आलमी सतह पर आवाजें उठती हैं, लेकिन मारंग बलोच को कितने महीनों से इन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है और बाहर नहीं आने दे रहे। फिर इमरान खान साबिक वजीर आजम होने के बावजूद आसिम मुनीर ने उन्हें कैद में रखा हुआ है। इससे पहले जो है वो अमेरिकन साबिका हुकूमत भी मददगार थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो काफी मदद इन्हें मिल रही है। DGISPR के लिए मैंने कुछ सवालात छोड़े थे पिछले अपने वीलॉग में, उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया DGISPR ने जो मुलाकात हुई। मैंने जो जर्नलिस्ट मिलकर निकले उनमें से चंद से राब्ता किया। मैंने कहा बताएं जी DGISPR साहब ने आपसे क्या बात की है। तो जो चंद चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा और फिर डिटेल के अंदर एक वीलॉग करेंगे, वो नेक्स्ट वीलॉग होगा। सबसे पहले तो DGISPR से मेरा जो पहला सवाल था, यार मेरे सवालात का जवाब दिया DGISPR ने, जी एक सवाल का भी, आपके एक सवाल का भी जवाब DGISPR ने नहीं दिया।
हां, लेकिन एक बात डीजीआईएसपीआर ने एक सवाल के जवाब में कही, उन्होंने कहा ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना खैबर पख्तूनख्वा में, ये अगर तलाल चौधरी मिनिस्टर है, उसने अगर ये कहा है तो उसकी बात पे आप भरोसा करें कि वो सुहेल आफरीदी इसमें ऑन बोर्ड है। अच्छा, ये अब एक बारीक वारदात भी हो सकती है कि इस ऑपरेशन का मलबा जो है ना, क्योंकि ऑपरेशन से तो बदनामी होती है ना, ऑपरेशन से तो लोग बुरा मनाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, तो ये ऑपरेशन करके तो डाल दो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे, और यही फॉर्मूला था कि पीटीए को गंदा करना है, लिहाजा ऑपरेशन इन पे डाल दो। तलाल चौधरी ने यही गेम की थी। अब यही डीजीआईएसपीआर बार बार कहता है कि ये लोग ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। इसी डीजीआईएसपीआर ने बार बार कहा ना कि ऑपरेशन की मुखालफत करती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ऑपरेशन के मुखालिफ क्यों है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये दहशतगर्दों से क्यों बातचीत करना चाहती है। हालांकि वो दहशतगर्दों से बातचीत नहीं करना चाहते, वो आपस में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन यही डीजीआईएसपीआर वहां पे ये कह रहा, लेकिन जब ये बारीक वारदात वाला मामला है तो इधर भी खड़े हो गए, नहीं वजीर है, ठीक कह रहा है बात, सुहेल आफरीदी ऑन बोर्ड है। सुहेल आफरीदी के ऊपर अब ये तकाजा है हालात का कि उन्हें इसको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दूसरा ये नादरीन कि ये कोई पब्लिकली वो नहीं आया सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत सारे सवालात और उनके जवाबात मेरे तक पहुंचे हैं। जो एक तासुर इस मीटिंग के अंदर उभर के सामने आया वो ये है कि फौज के अंदर कोई रद्द अमल जरूर आया। यानी ऐसा नहीं है कोई आसिम मुनीर को उठ के चैलेंज कर देगा, एनएचओ का कोई भी नहीं है। ये एक ऐसा इदारा है जहां पे कोई किसी को चैलेंज नहीं करता, सब अपना अपना काम करते हैं। जर्नैलों के इतने बड़े बड़े मफादात होते हैं कि वो कोई चैलेंज करते ही नहीं है, उनके लिए भाड़ में जाए, नौकरी सबसे पहले है, तो वो नौकरी को सबसे आगे रखते हैं, बाकी बातें बाद में रखते हैं। तो बेचारे नॉर्मल बेचारे नीचे वाले अफसरान होते हैं हमारी आपकी तरह के पागल, वो सोचते हैं कि मुल्क, कौम, इज्जत, वकार, ये चीजें उनके सोचने वाली हैं, ये ऊपर के लोगों के सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी पल्स जरूर आई है जिसकी वजह से कोई परेशानी दिखाई दी है। यानी इन्होंने ना बड़ा कैटेगोरिकली एक काम किया डीजीआईएसपीआर ने इस ब्रीफिंग के अंदर। इन्होंने बड़े आराम से गजा में फौज भेजने का फैसला हुकूमत पर डाल दिया कि यह फैसला जनाब हुकूमत का होगा। दूसरा, जो पीस बोर्ड के अंदर जाने का फैसला वो भी हुकूमत पर डाल दिया कि ये जो ज्वाइनिंग की है या शमूलियत की है, यह फैसला भी हुकूमत का है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन है उसका भी उन्होंने वो डाल दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है। गजा पीस बोर्ड में शमूलियत पे कोई इतना आसान काम नहीं, इन्होंने कर तो दिया, इनका ऑप्शन ही कोई नहीं था। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि जो मांगने वाले होते हैं, फकीर होते हैं, उनकी कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें जो हुक्म दिया जाता है मालिकान की जानिब से उन्हें वो पूरा करना पड़ता है। तो यही हुआ। जितने इन्होंने ट्रंप के जूते पॉलिश कर दिए थे, शू शाइन बॉय, जिस तरह ये आलमी सतह पे रिपोर्ट हो गए थे, जैसे जाके लंच के बाद आसिम मुनीर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करवा दिया था अमन के नोबेल इनाम के लिए, तो उसके बाद ट्रंप को मना करना तो बनता ही नहीं था। जैसे वो ब्रीफकेस लेकर पहुंच गए थे, जिस तरह की खुशामद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप की है, और डोनाल्ड ट्रंप खुद इससे बहुत खुश हैं, बड़े राजी हैं वो इससे, और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस सिनेरियो को। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर आदमी की इतनी खुशामद करने के बाद पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो पीछे हट ही नहीं सकते, वो तो आपको रोंद के रख देगा, आपकी तबीयत साफ कर देगा। इतनी सारी गारंटीज देते हैं तभी तो आपको मिलता है बहुत सारा कुछ, कभी एक्सटेंशन, कभी इस्तिस्ना, वरना ये कैसे हो सकता है। और पाकिस्तान में आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हो, आपको पूरी दुनिया में पूछने वाला कोई ना हो, ये कैसे हो सकता है। लिहाजा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये बात सच साबित हुई। शहबाज शरीफ के पास कोई चॉइस नहीं थी सवाए इसके कि वो इसको कबूल करें। और अब उस वक्त से लेकर अब तक एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत ही कमाल काम हो गया। नूरा कुश्तियां भी हो रही हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हो गया, इसको उठाया जा रहा है। ARY ने खबर चलाई कि पाकिस्तानी शहरी बहुत खुश हैं। गजा पीस बोर्ड में इसराइल के साथ पाकिस्तान का जाकर बैठ जाना, डोनाल्ड ट्रंप को ज्वाइन कर लेना, इसके ऊपर पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। कौन से पाकिस्तानी खुश हैं भाई? जो पाकिस्तानी भी राब्ता कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे मीडिया पे, चाहे हमारे साथ डायरेक्ट राब्ता कर रहे हैं, वो तो सारे लोग परेशान हैं, सर पकड़ के बैठे हुए, ये इन्होंने क्या किया। तो कौन से पाकिस्तानी खुश हैं? पाकिस्तानी कौम खुश है, ये दावा कर दिया गया टीवी चैनल के ऊपर, खबरें चलवा दी गई। इतना दबाव ISPR डाल रही है पाकिस्तान की मीडिया पे कि इसको नॉर्मलाइज करो जो मर्जी करके, और अपने खाते में भी नहीं ले रहे, हुकूमत के खाते में डालने, जो किया नवाज शरीफ ने, जरदारी ने किया। भाई बिलावल बिला वजह वहां पे मौजूद नहीं था और बिलावल का बिला वजह फोटो नहीं आया। शहबाज शरीफ और बिलावल को एक कतार में खड़ा किया गया है, जनाब इन्होंने किया ये।
हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, हम तो इनके पीछे खड़े हैं। ये गधा पीस बोर्ड के अंदर भी यही लेकर गए, ये गधा में जो फौज जाएगी वो भी यही भेजेंगे, और इनकी टके की औकात नहीं है। ये बाथरूम पूछ के जाते हैं फौज से, ये फैसला करेंगे फौज भेजने का। ये इस तरह के लतीफे आप उनको सुनाए जो पाकिस्तान से कहीं बहुत दूर किसी रवांडा के जंगल में बंदा रहता है, उसे कहानी सुनाए, शायद उसे यकीन आ जाए। जिसके हाथ में मोबाइल फोन है उसको तो यकीन नहीं आता। नाज़रीन, हमें बड़ा लंबा अरसा एक बात बताई जाती रही कि पाकिस्तान की फौज ना होती तो ये हो जाता, पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन बन जाता, पाकिस्तान जो है वो गाजा बन जाता, पाकिस्तान जो है वो तोरा बोरा बन जाता अगर पाकिस्तान की फौज ना होती। कुछ भी नहीं बनता पाकिस्तान। जब आपने खड़े ही नहीं होना तो आपका दुश्मनी कोई नहीं है। जब आपने कहीं पे स्टैंड ही नहीं लेना, बताएं ना कौन सा ऐसा इशू है जिस पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हो। इंडिया पाकिस्तान पे बार बार अटैक कर रहा था। राणा सनाउल्लाह कौमी सलामती की मीटिंग से निकलकर कह रहा था अब अगर इंडिया हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। हम सर पीट पीट के मर गए कि यार मारो उनको, वापस जवाब दो उन्हें। वो आपको लगातार मिसाइल मार रहे हैं, उनको जवाब दो। और ये बार बार कर दीजिए हम अमन चाहते हैं, हम लड़ना ही नहीं चाहते। कौमी सलामती की मीटिंग हुई और वहां पे जब उन्होंने मुरीद के तबाह कर दिया था, उन्होंने भावलपुर भी कर दिया था, उन्होंने काफी अटैक कर दिए थे, कम से कम भी 8 जगहों पे उन्होंने निशाना बनाने के बाद इन्होंने कौमी सलामती की मीटिंग की। राणा सनाउल्लाह साहब बाहर आते हैं, बाहर आकर कहते हैं अब इंडिया में ना मारे, हम उन्हें नहीं मारते। भैया आपने उससे पहले उन्हें मारा ही नहीं था। वो तो इंडिया की मेहरबानी के वो तैयारे लेके चढ़ गए और उन्होंने तैयारे गिरा दिए। ये तो इंडिया की मेहरबानी, उसने पाकिस्तान को मौका दे दिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रिएक्ट कर दिया कि नहीं जनाब बस बहुत हो गई है, हमारी वो एयर बेसिस को तबाह कर रहा है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद तो हमें एक चूरन बड़े लंबे अरसे से कहा कि पाकिस्तान की फौज ना होती तो ये हो जाता वो हो जाता। कुछ नहीं होता भाई, आपने किसी से लड़ाई नहीं करनी। आज तक आप इंडिया से अपना पानी वापस नहीं छुड़वा सके। आपके सारे दरियाओं पे उसने एक एक करके कब्जा कर दिया। कश्मीर को आज तक आप 78 साल से आजाद नहीं करवा सके। आपने हमें हर साल वादा किया कि कश्मीर आजाद हो जाएगा। हर साल आप जब भी कश्मीर डे आता है हमसे वादा करते हैं, कश्मीर आजाद होता ही नहीं। हर साल आप कहते हैं, हर साल वादा करते हैं, आज तक आप कश्मीर आजाद नहीं करवा सके, इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा सके। जब आप ये काम नहीं कर सके तो फिर क्या किया? स्टैंड आपने लेना नहीं है किसी इशू पे, किसी बैन अवी इशू पे। एब्सोल्युटली यस आपकी जबान की नोक के ऊपर है। तो ऐसी सूरत हाल में मुमकिन नहीं है कोई आपसे लड़ाई करे। तो बिला वजह हमें ना डराएं आप, हमें कोई नहीं मारता, हम पे कोई हमला नहीं करता, हम सबकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन तो ये है। अब वादिया तीरा के लोगों को खतरा हो सकता है। देखिए ना, ऑपरेशन तो वादिया तीरा में हो रहा है और खतरा इस नौयत का है कि 3 मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी की वजह से लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे किया जा रहा है। इस शदीद मौसम में ऑपरेशन का शौक जो है ना वो वहां के मकामी लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनकी वीडियो और तस्वीर देखी है। एक लम्हे के लिए सोचिए ना, ये पाकिस्तानियों के सोचने की बात है। अगर ये बच्चे आज इस ऑपरेशन से मुतासिर हो रहे हैं और ये आज रुस्वा हो रहे हैं, ये आज दरबदर हो रहे हैं, तो कल आपके बच्चे भी होंगे। ये मेरे से लिख कर लें, आपके बारी बारी सबकी बारी। आज तमाम मां बाप मेरी बात सुन लें, अपने बच्चों को या तो ये बता दें कि आपने कभी सवाल नहीं करना, आपने कभी जवाब नहीं मांगना, आपने कभी अपना हक नहीं मांगना, आपने गुलामों की तरफ सर झुका के जिंदा रहना, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को सर उठा के ईमान मजारी की तरह, सनम जावेद की तरह, फलक जावेद की तरह, बारंग बलोच की तरह जीना सिखा दिया, तो उनकी हालत भी वो हो जाएगी जो यास्मीन राशिद की और सारी औरतों की हो रही है, जो इमरान खान के साथ हो रहा है। अपने बच्चों को अच्छा गुलाम बनाएं, अच्छा गुलाम बनाएं अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे गुलामी की आदत डाल लें और गिरफ्तारियों से, तकलीफ से, मसाइब से, मुश्किलात से, इन सारी चीजों से वो महफूज रहें। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा गुलाम ना बनाया पाकिस्तान में तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। फिर दूसरा रास्ता क्या है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, और इस मुल्क को वापस ट्रैक के ऊपर लाना पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अवाम निकलती है, अपनी हुकूमत को ट्रैक के ऊपर लेकर आती है, उन्हें बंदा बनाती है। यह आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अपने बच्चों को अच्छे गुलाम बनने की आदत डालें कि वो गुलामी की वो सीख लें, तरीकाकार के गुलाम कैसे बनते हैं, सर झुका के कैसे जीते हैं, सवाल नहीं उठाना। ये 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो अपने बच्चों के लिए अपने मुल्क को ठीक करें या फिर अपने बच्चों को इस मुल्क के मुताबिक गुलाम बनने की आदत डालें। नाज़रीन, हुकूमत और फजलुर रहमान साहब ने आपस में जो है वो फिक्स मैच खेलना शुरू कर दिया है। फजलुर रहमान साहब जनाब अब थोड़ा थोड़ा सा बोलेंगे, कभी ऊंचा कभी आहिस्ता, और वो अपनी सियासत को जिंदा करेंगे मजहबी रंग देकर।
लेकिन वो कोई तरीक, कोई बहुत बड़ी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे इस हुकूमत के लिए। ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। फजल रहमान का ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी सारी जिंदगी एजेंसियों के साथ ताउन करते हुए गुजरी है। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो इतने बड़े मौके पे, जब एजेंसियां मुसीबत में फंसी हुई है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दबाव में है, वो इस मौका पर उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। फजल रहमान हमेशा उनके लिए साफ रास्ता निकालेंगे। एहसन इकबाल ने और फजल रहमान ने एक दोस्ताना मैच खेला फ्लोर के ऊपर, और दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा सा, उन्होंने कहा जी क्यों जाके गजा पीस बोर्ड में आप कहे, उन्होंने कहा जी हम क्यों ना जाएं, तो दोनों अपनी अपनी बातें करके निकल ली, चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। फजल रहमान साहब ने इस मौका पर एक बहुत बड़ी आवाज उठा दी। उन्होंने कहा जी मैं कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा, मैं 10 साल के नौजवानों की शादियां कराऊंगा। फजल रहमान साहब, जुल्म और जबर के खिलाफ आप कभी नहीं बोले। सूद के खिलाफ आपने आज तक क्या किया? वहां तो आपने कोई ऐसा जहाद नहीं किया ग्राउंड पे आके। दीगर खुराफात, जुल्म, ज्यादती, जबर, फस्तायत, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, फजल रहमान साहब ने इस लेवल पे आगे कभी गुस्सा नहीं दिखाया। उन्हें जी शादी क्यों 18 साल से बड़े बच्चों की रख दी? मैं तो करूंगा 16 की भी, 14 की भी, 10 साल के बच्चों की भी शादियां मैं करवाऊंगा। ये फजल और बेशुमार गैर इस्लामी चीजें भी उन पे नहीं बोला ये बंदा। ये इस बात के ऊपर रोला डाल दिया। क्यों? मदारस के बच्चे नजर तवज्जो आ जाती है उनकी बच्चों की कि ठीक है यार हमारी शादियों के लिए मौलाना साहब ने आवाज उठाई, कमाल हो गया। बस ये इस तरह से, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है इसमें। फजल रहमान साहब ने अगर इस्लाम के नुक्ता नजर से आवाज उठानी होती तो 1000 और चीजें थी जिन पे वो आवाज उठाते, नहीं उठाई। ये वाला मामला उन्होंने स्पेसिफिकली बच्चों की तवज्जो हासिल करने के लिए चुना है। बरतानवी अखबार की शाह सुर्खी नाजरीन देखिए आप, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि मौजां लग गई हैं जनाब, कमाल काम कर दिया पाकिस्तान ने। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं, 5 बड़े मुस्तकिल रुकन ममालिक, इनके पास वेटो पावर भी है। कौन कौन से? इसमें जनाब चीन है, फ्रांस है, रूस है, बरतानिया है और अमेरिका है। आप अंदाजा करें अमेरिका के अलावा कोई भी मुस्तकिल रुकन अक़वाम मुत्तहिदा का जो वीटो पावर रखता है वो इस पीस बोर्ड का हिस्सा बना ही नहीं। स्पेन ने भी मना कर दिया, कनाडा ने भी मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया भी इसका हिस्सा नहीं है, रशिया ने साफ इनकार कर दिया, चाइना ने साफ इनकार कर दिया, फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया, जर्मनी ने इसके ऊपर इनकार कर दिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने इसके ऊपर इनकार कर दिया। पूरी दुनिया के ताकतवर ममालिक ने, जो काबिले गौर ममालिक हैं या काबिले जिक्र ममालिक हैं, बड़े बड़े ममालिक, उन्होंने इनकार कर दिया नहीं हम इस बोर्ड का हिस्सा नहीं बनते। यह गलत है, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। बाकी जो ममालिक मुसलमान इसका हिस्सा बने वो चुप करके तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इसको ना सिर्फ ज्वाइन कर गया बल्कि इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। तो बरतानवी अखबार ने इसमें शाह सुर्खी लगाई कि जाबर बादशाहों और कानून को मतलूब मुजरिमों का गिरोह ट्रंप के अमन बोर्ड में शामिल हो गया। यह फाइनेंशियल टाइम है यूके का जिसने यह खबर लगाई है। अंदाजा करें आप, रोजाना की बुनियाद पर ना नाजरीन, यह हुकूमत अपनी कब्र खोद रही, रोजाना की बुनियाद पे अपना बंदोबस्त कर रही। यह निजाम खुद अपनी कब्र खोद रहा है। जितनी देर तक यह निजाम मौजूद रहेगा यह कब्र उतनी गहरी खुदती जाएगी और यह उतना ज्यादा गहराई में दफन होंगे। इस निजाम की कब्र में जालिम जर्नैल जाएंगे, इसके अंदर मीडिया जाएगा उनको सपोर्ट करने वाला, टाउट्स जाएंगे, सहूलतकार जाएंगे, बेनिफिशरी जाएंगे, ये सारे दफन होंगे। 2 नंबर फैसले और जजेस ये भी इस निजाम की गहरी कब्र के अंदर दफन हो जाएंगे। और जितना ज्यादा यह निजाम सस्टेन करेगा उतनी यह कब्र गहरी होती चली जाएगी। ये अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। ये एक एक करके जितने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं ना, ये जितने लोगों से पंगा ले रहे हैं, इन्होंने इकट्ठे होकर वापस रिटेलिएट करना है। यह बात आप ज़हन में रखिएगा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब के हवाले से मैंने आपको आज से 2 माह पहले एक खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि वो अभी भी डट के खड़ा हुआ है और उसने हुकूमत की बात नहीं मानी या एजेंसियों की बात नहीं मानी। नंबर 2, मैंने आपको यह भी बताया था कि उनके पूरे खानदान को हफ्से बेजा में रखा गया। मैंने आपको यह भी बताया था कि वो बहुत बीमार हो गए, उनका वजन बहुत कम हो गया, उन्हें शुगर के और ब्लड प्रेशर के और दीगर बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हो गए। उन्हें लगभग 1.5-2 साल से अपने घर से बाहर नहीं आने दिया गया। अब मेरी खबर की आज तस्दीक हो गई। अफसोसनाक खबर थी, तस्दीक कैसे हुई? उनके वालिद का इंतकाल हुआ और इनकी यह तस्वीर सामने आई है, आप देख लीजिए। यह हालत होगी नाजरीन उनकी। ये लियाकत चट्टा साहब है, ये देखिए आप। और ये इससे पहले पुरानी तस्वीर इनकी ये है। लेकिन इस आदमी ने हार नहीं मानी। इसने कहा जी मैंने जो कहा वो सच कहा और मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूं, मैं अपनी बात के ऊपर डटा हुआ हूं। नाजरीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने
ये जो अमन बोर्ड है इसको कत्ल बोर्ड का नाम दे दिया पाकिस्तान के अंदर। और ये याद रखिएगा, ये बड़ा उन्होंने नाम तो दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि अब इसी नाम से लोग इसको पुकारेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अमन बोर्ड की जगह कत्ल बोर्ड का नाम इस्तेमाल कर लिया। और वो भी यही कह रहे हैं कि ये एक्चुअली फलस्तीनियों का इसमें इस्तेहसाल किया जाएगा। लगातार पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस बारे में यही आवाज उठा रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहां पर रोकते हैं, अगले वीलॉग में सारी तफसीलात लेकर आता हूं कि DGISPR की साफियों के साथ क्या बातचीत हुई और उससे तासुर क्या निकला। हां, एक चीज उसमें क्लियर हो रही है, जिन लोगों से मेरी बात हुई ना, उन्होंने यह दावा किया कि ये जो गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत है, इसको लेकर ना बेचैनी और तजब्जब है और एक खौफ भी है कि पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, मैं ये जानता हूं कि जितने मफाद परस्त हैं वो इसके साथ खड़े हो जाएंगे। अवाम जितनी मर्जी गुस्से में हो, कोई अवाम को लीड करने के काबिल नहीं रहेगा। हां, अगर पाकिस्तानी खुद से निकलकर इसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं तो फिर सूरत-ए-हाल कुछ और हो जाएगी। लेकिन अगर गजा में ये फौज भेज देते हैं और फौज की हमास के साथ लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ट्रंप का तो एक ही मिशन है। मिशन नंबर 1 क्या है कि वहां पे स्टेबलाइजेशन फोर्स जाके हमास का सफाया करे। यह मिशन नंबर 1 है। और उसके लिए जिस फौज ने अपनी अर्जी डाली हुई है, जिस मुल्क ने कि हमारी फौज जरूर ले जाएं, वो कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। बस यहां तक रोकते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा।